वेलकम बैक एवरीवन। आज अनदर व्लॉग। ये उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ यूएस में आना चाहते हैं ऑन H1B वीज़ा। अब इस वक्त हम यहाँ विनूस्की में हैं। ये एक और छोटा सा सिटी है, डाउनटाउन है। कोई इतना अच्छा या सिक्योर एरिया नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ पे आपको ये देसी सामान वगैरह, सब्जियाँ और इस तरह की मिल जाती हैं। तो ये वर्मांट में है, विनूस्की कहते हैं इसे, डाउनटाउन है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, देसी सामान अगर आपने कुछ लेना हो। ठीक है, क्वांटिटी इतनी नहीं होती, ज़रा मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिल जाता है सामान। हलाल मीट मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगी, इस तरह की चीज़ें, तो आपका गुजारा हो जाता है। खैर एनीवे, मकसद मेरा आज ये था बात करने का कि जो लोग प्रोफेशनल जॉब्स पे या हु आर क्वालिफाइड इनफ और हुए मास्टर्स डिग्रीज़ या किसी भी एक प्रोफेशनल जॉब में मैनेजरियल पोजीशन के ऊपर यहाँ पे यूएस में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो किस तरह यहाँ पे अपना गुजारा कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे यहाँ लोग, जैसे लेबर ज़्यादातर मिडल ईस्ट में, सऊदीया, यूएई, कतर या इन मुल्कों में जाते हैं। यहाँ पे ज़रा डिफरेंट है कि अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो आप कुछ क्वालिफाइड हैं, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपका H1B वीज़ा निकालते हैं। अब H1B वीज़ा जो है ये क्वालिफाइड या एक्सेप्शनली क्वालिफाइड लोगों के लिए होता है, जो कि अपनी फील्ड के होते हैं और उनको वो वीज़ा मिलता है। अब उसके अंदर दो कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी एकेडमिक्स की है, दूसरी कैटेगरी प्रोफेशनल जॉब्स की है। अब जो एकेडमिक जॉब्स हैं उसके अंदर फ़ायदा क्या है कि अगर आप फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, अगर आपकी डिग्रीज़ पाकिस्तान से बाहर की हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस, इन मुल्कों की है, तो फिर तो आपके चांसेस ब्राइट हैं कि दे माइट हायर यू एज ए फैकल्टी इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। और फिर उसके अंदर उनके पास ये ऑप्शन होती है कि वो H1B के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उन्हें इमीडिएटली मिल जाता है। इसका मतलब है कि वो बैलेटिंग के ऊपर नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई कंपनी आपका H1B निकाल रही है तो वो बैलेटिंग के अंदर जाता है। अब उसके अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 200 कंपनीज अप्लाई कर रही हैं H1B के लिए, तो वो बैलेटिंग के ऊपर कुछ कंपनीज को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, तो उस बेसिस के ऊपर वो आपको मिलता है। अब H1B का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर आप एम्प्लॉयर शिफ्ट कर सकते हैं। एक और वीज़ा है L1, उसका वो भी जॉब्स के लिए है, लेकिन उसके अंदर आप जॉब स्विच नहीं कर सकते। तो आपकी जो जॉब है वो आपके करंट एम्प्लॉयर के साथ ही रहेगी और जैसे ही वो एम्प्लॉयर आपको जॉब ख़त्म करेगा, आपकी वो जॉब ख़त्म हो जाएगी और आपको वापस आना पड़ेगा। अब इस चीज़ के लिए बेहतर होता है कि आपका H1B हो। अब उसके अंदर किस तरह आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं वो अभी मैं बताता हूँ, लेकिन अगर आपका H1B है उसके अंदर भी दो किस्म की कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट करती हैं। अगर आप एकेडमिक्स में आ रहे हैं तो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, इट लीड्स टूवर्ड्स ग्रीन कार्ड। आपका एम्प्लॉयर आप 6 मंथ्स के अंदर भी अप्लाई कर सकता है आपके ग्रीन कार्ड के लिए, और वो अगर चाहे तो वो आफ्टर 2 इयर्स या 3 इयर्स भी कर सकता है। रियली डिपेंड्स कि आपने कैसे अपना आउटपुट दिखाई है कंपनीज में, उस हिसाब से वो करते हैं। अब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, तो अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसके अंदर तो ये होता है कि दे डोंट रियली केयर कि आप किस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं जॉब और किस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं। आपको कोई उनसे परमिशन नहीं लेनी है, आपको उन्हें कुछ एडवांस में नहीं बताना है। आपको अगर एक ऑफ़र मिल जाती है, आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि मेरे पास ये ऑफ़र है, अगर आप उसे काउंटर कर सकते हैं। अगर वो काउंटर कर सकते हैं तो आपको एक काउंटर ऑफ़र दे देंगे, अदरवाइज़ यू आर फ्री टू चेंज जॉब्स, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर जाते हैं तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी चल रही हैं और यूएस गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक्शंस भी ले रही हैं कि वो आपका H1B निकाल लेते हैं और आपसे कहते हैं कि आप आ जाएं, खुद आके जॉब ढूंढ लें, या तो आप हमारे साथ काम कर लें, और आप कहीं काम भी करेंगे तो आप वहाँ पे जो भी कमा रहे हैं उसकी एक परसेंटेज हमें पे करें। ये बिल्कुल वही हिसाब है जो यूएई और सऊदीया वगैरह में कफ़ालत का चक्कर है, वही हमारे लोगों ने यहाँ पे भी शुरू किया हुआ है कि वो आपका वीज़ा निकाल के दे देते हैं और फिर आप यहाँ पे जॉब ढूंढें, कभी मिल जाए तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम आपको उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी जॉब हो गई, आप किसी भी तरह आ गए। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर मैं देखूँ कि किसे आना चाहिए H1B के अंदर, तो उसके अंदर सबसे जो सेफेस्ट है
वो है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आ रहे हैं, दैट्स मच बेटर फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा कि आपको एक सैलरी कितनी मिल रही है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अब बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि जब वो यहाँ पे जॉब पे आ रहे हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा सैलरी इतनी है और उसे वो फ़ौरन कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में, या अगर सऊदीया में यूएई कतर वगैरह के अंदर हो, और वो कहते हैं कि यार ये तो सैलरी हमारी वहाँ से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे महीने के अंदर 2 चेक्स आते हैं, यानी बाई वीकली पेमेंट्स होती हैं। अब बाई वीकली पेमेंट अगर आपकी $3,000 और $3,000 की है तो वो $6,000 बने, जो कि सऊदी रियाल के हिसाब से तकरीबन कोई 22,000 रियाल्स बनते हैं। अब अगर आपकी वहाँ पे जॉब 8 या 9, 10, 11, 12 या 15,000 रियाल्स की है तो वहाँ पे आप कहते हैं कि ये तो ठीक ठाक मेरी बचत है। लेकिन यहाँ आने से पहले आपको इस चीज़ को पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 चीज़ों के बहुत हैवी एक्सपेंस होता है। एक है आपका मेडिकल, दूसरा होता है आपकी अकोमोडेशन। तो आने से पहले आप पहले ये देखेंगे कि जिस जगह भी आप जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे, जैसे आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटी फैमिली है बड़ी फैमिली है, उस हिसाब से आप घर ज़िलो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके चेक करते हैं कि वो घर कितने का मिल रहा है। अब यहाँ पे घरों के रेंट हमारी स्टेट में 3,000, 3,500 या कुछ ऐसे है। अब सीधा हिसाब किताब है कि अगर आपका पे चेक्स 2 आ रहे हैं महीने में और एक पे चेक आपका $3,000 का है और दूसरा आपका $3,000 का आएगा, तो आपका एक पूरा पे चेक जो है वो आपके हाउस रेंट में जा रहा है। और यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है कि अगर आपने कहीं पे घर लेना है तो यू शुडंट बी पेइंग मोर देन 1/3 ऑफ योर सैलरी फॉर योर हाउस रेंट। इसका मतलब है कि अगर आपका घर $3,000 का है तो आप कम से कम $9,000 कमा रहे हो महीने के, तब जाके वो आपको वारा खाता है कि आप वो घर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो उससे ज़्यादा का पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी सैलरी जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। अब इससे पहले कि मैं बाकी कैलकुलेशन बताऊं, आप एक और चीज़ देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको सैलरी ऑफ़र करते हैं $85,000 एनुअली, या आपको ऑफ़र करते हैं $80,000 एनुअली, तो वो $80,000 नहीं मिलेंगे आपको। उसके अंदर स्टेट टैक्स भी कटेगा, उसमें फेडरल टैक्स भी कटेगा, उसमें आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स भी कटेंगे, उसमें आपकी इंश्योरेंस भी कटेगी, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। तो अब आपको उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप ना जिस स्टेट में भी जा रहे हैं वहाँ पे आप डालेंगे, जैसे मैंने डाला वर्मोंट का, अब आप डालेंगे वर्मोंट सैलरी कैलकुलेटर। अब वो वर्मोंट सैलरी कैलकुलेटर के अंदर आपसे पूछेगा कि आपकी फुल सैलरी कितनी है, आपको बाई वीकली मिल रही है या क्या है, वो आप कैलकुलेट करें तो वो टैक्सेस कट करके आपको दिखाएगा एक अमाउंट। अब वो टैक्सेस कट करके अगर आपकी जैसे 90,000 सैलरी है, वो टैक्सेस कट करके आपको दिखाएगा कि आपको 74,000 मिलेंगे। अब 74,000 को जब आप 24 पे चेक्स में डिवाइड करेंगे, जो कि 12 मंथ्स के अंदर 2 पे चेक्स होंगे, तो आपकी अमाउंट जो भी आएगी उसके अंदर से भी पर पे चेक में आपने $200 माइनस कर देने। तो वो आपके तकरीबन एक पे चेक बनेगा 25-2600 का, तो उसके अंदर आप एक्सपेक्ट करें कि आपको 2500 मिलेगा। अगर आपको 26 या 2700 दिखा रहा है तो आपको 2500 मिलेगा। अब 2500 अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपका तकरीबन $5,000 पर मंथ बनता है। उसके अंदर आपने $3,000 रेंट पे कर दिया, $500 तकरीबन आपके यूटिलिटीज़ और बाकी बिल्स के आ गए, तो यू आर पेइंग राउंड अबाउट $3,500। तो हिसाब आप इस तरह रखें कि अगर घर आपको $3,000 का मिल रहा है तो उसके ऊपर जो बिल्स आप पे करेंगे वो तकरीबन $500 के हो जाते हैं। तो ये हो गया $3,500। फिर उसके अंदर अगर आपने ग्रोसरीज करनी है महीने की अपनी फैमिली के साथ, वो तकरीबन $1,000 की हो जाती है। तो 3,500 और $1,000, ये $4,500 बनते हैं। टोटल मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको $5,000। तो आपके महीने की जो सिर्फ बचत है ना, वो सिर्फ $500 है। तो आप इस तरह कैलकुलेट करके यहाँ पे जॉब पिक करते हैं कि आपकी क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक कंपनी आपको कोई जॉब ऑफ़र करती है ना, तो वो आपको मिनिमम पे वेज के हिसाब से ऑफ़र करेगी। अब हमारे मुल्कों के अंदर हम ज़्यादा बारगेनिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको उन्हें पोलाइट तरीके से कहना पड़ता है कि देखें मेरी फैमिली बड़ी है, मैंने हाउस रेंट चेक किया है,
वहाँ पे हाउस रेंट काफ़ी हाई है और इतना मेरा उसके ऊपर जा रहा होगा, तो आई अप्रिशिएट अगर आप उसे थोड़ा रिवाइज़ कर सकें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो उसे रिवाइज़ कर देते हैं, जो कि आपको फ़ायदा हो जाता है। अब वो रिवाइज़ करने का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपको सैलरीज शुरू में तो आपको बढ़ा देंगी, लेकिन फिर 2-2 साल तक आपको कोई किसी किस्म का इंक्रीमेंट नहीं मिलता। तो बहुत सारी कंपनीज आपको 2-2 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं देती हैं। अब इंक्रीमेंट भी यहाँ पे वो सऊदीया या यूएई वगैरह की तरह नहीं है कि एनुअली आपको 10% या 8% या 5% मिले। यहाँ पे मैक्सिमम 2 to 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 to 3% जो है वो उसे आप 24 पे चेक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आपको हार्डली $70 to $80 पर पे चेक मिलेगा। तो जब $70 to $80 ओनली इन ए पे चेक आपको मिल रहा है तो दैट्स नॉट इनफ टू मीट द डिमांड्स ऑफ मार्केट और ये वो सारी चीज़ें। तो स्कूलिंग का मसला आपको नहीं होता क्योंकि स्कूलिंग जो है वो बच्चे फ्री जाते हैं स्कूल में, क्योंकि आप स्टेट टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं तो उसके अंदर वो सारा कुछ हो जाता है। और बसेस भी घर पे से बच्चों को पिक कर लेती हैं, वो भी आपको कोई इशू नहीं है। स्कूल में आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, ना वो आपसे कोई पैसे मांगते हैं किसी भी चीज़ के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ से आने से पहले कैलकुलेट कर लें। अगर मैं कंपेयर करूँ 40 साल सऊदीया में रहने के बाद, अब अगर हम यहाँ पे मैं फैमिली के साथ आया हूँ, ठीक है सैलरी मेरी यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ के मुकाबले में, और मैं यूनिवर्सिटी के ही अंदर आया हूँ एकेडमिक्स के अंदर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ठीक है सैलरी ज़्यादा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास बचता कुछ नहीं है। लेकिन उसके अंदर फिर आप ये कर सकते हैं कि जब आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है यानी ग्रीन कार्ड हो जाता है तो उसके अंदर फिर आप कोई और जॉब भी कर सकते हैं या आपकी वाइफ भी काम कर सकती हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे अभी आपको बता दूँ, इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग। बहुत सारे व्लॉग लोग बनाते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता कि प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर आपने किस तरह यहाँ पे सरवाइव करना है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्या आपकी वाइफ यहाँ पे आके काम कर सकती है, क्या आप किसी और किस्म का काम कर सकते हैं, क्या आप फ्री कर सकते हैं, क्या आप पेड कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक और डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा जिसके अंदर मैं तफसील से बताऊंगा कि उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बस अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।